Hello students, I am Aarti and I heartily welcome you all to my YouTube channel Aarti Education World. My dear students, आज की इस वीडियो में हम आपकी क्लास 9 की सामाजिक विज्ञान विषय की वर्कशीट नंबर 6 पढ़ेंगे जिसकी डेट है 20 अप्रैल 2021। माय डियर स्टूडेंट्स, जो आज की आपकी वर्कशीट है, जो आपकी 20 अप्रैल की वर्कशीट है, ये है आपकी फ्रांसीसी क्रांति, है ना। क्योंकि हम फ्रांसीसी क्रांति पढ़ रहे हैं इतिहास से आपका पिछली कई वर्कशीट से, तो आज वाली वर्कशीट भी आपकी वही है, फ्रांसीसी क्रांति। देखिए क्या आया है आज की वर्कशीट में। आज की वर्कशीट में 3 चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी। एक तो बताया जाएगा महिलाओं के लिए क्रांति का क्या अर्थ था उस टाइम, दास प्रथा और क्रांति में क्या संबंध है, और फ्रांसीसी क्रांति की विरासत क्या रही, यानी कि उसके क्या प्रभाव रहे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वर्कशीट। आप अपना नाम लिख लीजिए विद्यार्थी के नाम में, और कक्षा अध्यापक के नाम में लिख लेना अपने क्लास टीचर का नाम। और अगर आप अपने एसएसटी टीचर को सबमिट करते हैं, मतलब अपने सब्जेक्ट टीचर्स को सबमिट करते हैं, तो एसएसटी टीचर का नाम लिखें, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं। महिलाओं के लिए क्रांति का अर्थ। महिलाओं के लिए ये जो फ्रांसीसी क्रांति चल रही थी, इसका क्या अर्थ था। महिलाएं फ्रांसीसी क्रांति की गतिविधियों में सक्रिय रूप से शामिल थी। सक्रिय रूप आप जानते ही हैं, जो हर काम में इन्वॉल्व रहता है ना। निष्क्रिय होता है जो कुछ नहीं करता, और सक्रिय होता है जो करता रहता है। तो महिलाएं भी इन एक्टिविटीज़ में शामिल थी। महिलाओं को उम्मीद थी कि क्रांतिकारी सरकार उनका जीवन सुधारने हेतु ठोस कदम उठाएगी, और उन्हें उम्मीद थी कि अगर हम इसमें भी सहयोग देंगे और हमें नकारा नहीं जाएगा, और हमारे लिए जो सरकार है उनका जीवन सुधारने के लिए सोचेगी और कुछ अच्छे कदम उठाएंगे। अधिकांश महिलाओं के पास पुरुषों की तुलना में बेहद कम अवसर उपलब्ध थे, और ऐसा नहीं कि भारत में ही महिलाओं की स्थिति खराब थी, बल्कि विश्व के सभी देशों में जो महिलाएं हैं उनकी स्थिति अच्छी नहीं थी। तो जो महिलाएं हैं वो उनके पास अवसरों की कमी थी। महिलाओं ने अपने हितों पर चर्चा करने के लिए राजनीतिक क्लब शुरू करे। तो महिलाएं तो प्रयास कर रही हैं कि हमारे लिए कुछ हो, तो उन्होंने उसके लिए राजनीतिक क्लब भी बना दिए, अखबार भी निकाले। उनकी एक प्रमुख मांग पुरुषों के समान राजनीतिक अधिकार की थी, और वो ये चाहती थी जो मुख्य रूप से कि जैसे पुरुषों को राजनीतिक अधिकार हैं वोट डालने के, सत्ता पर काबिज होने के, वो भी हमें भी मिले। 1791 के संविधान में उन्हें निष्क्रिय नागरिक का दर्जा दिया। लेकिन देखो कितनी ठेस पहुंची होगी जब इतना सक्रिय मेंबर को कैसा नागरिक, निष्क्रिय नागरिक का दर्जा मिला। नागरिक का तो दर्जा मिला, लेकिन कैसा, निष्क्रिय। अब देखिए, शुरू में क्रांतिकारी सरकार ने सुधार लाने वाले कुछ कानून लागू हुए। तो क्रांतिकारी सरकार ने कुछ कानून भी बनाए, जैसे लड़कियों के लिए स्कूली शिक्षा अनिवार्य कर दिया। जो भी लड़कियां हैं उनको स्कूल में जाकर शिक्षा लेनी पड़ेगी। अब शादी को स्वैच्छिक अनुबंध माना गया। नागरिक कानूनों के तहत उनका पंजीकरण किया जाने लगा, और ये विकल्प भी रखा कि शादी है स्वैच्छिक, यानी कि अपने इच्छा का अनुबंध है, और इसका रजिस्ट्रेशन भी करा जाने लगा। रजिस्ट्रेशन होता है ना, पंजीकरण, उसका रिकॉर्ड रखना, तो ये भी होने लगा। तलाक को कानूनी रूप दे दिया गया। जो तलाक है, जैसे ऐसे ही जो शादी तोड़ देते हैं वो नहीं, उसको भी कानूनी रूप दे दिया गया। मर्द औरत दोनों को ही इसकी अर्जी देने का अधिकार दिया गया। जैसे कि पहला था केवल मर्द दे सकता था, तो ऐसा कुछ नहीं था, औरत को भी ये दोनों समान रूप से अधिकार दे दिया गया। अब महिलाएं व्यावसायिक प्रशिक्षण ले सकती थी, और अगर वो कुछ काम करना चाहें, कुछ ट्रेनिंग लेना चाहे, तो वो भी ले सकती थी। कलाकार बन सकती थी और व्यवसाय चला सकती थी, और वो कोई आर्टिस्ट भी बन सकती थी और किसी प्रोफेशन में भी जा सकती थी। लेकिन राजनीतिक अधिकारों के लिए महिलाओं का संघर्ष जारी रहा। लेकिन जैसे कि महिलाएं चाहती थी कि उन्हें राजनीतिक तौर पे भी बराबर दर्जा मिले, तो वो अभी नहीं मिला, वो भी संघर्ष कर रही थी। उनकी नेत्रियों में सबसे महत्वपूर्ण थी, नेत्रिया क्या होता है, नेता होता है पुल्लिंग, और नेत्री होता है स्त्रीलिंग। जो स्त्री नेता होती हैं उसे नेत्री बोलते हैं। ओलंप दे गूंज, तो सबसे इम्पोर्टेंट का नाम में देखने को मिलेगा आपको उस टाइम पे, ओलंप दे गूंज। 1791 में उन्होंने पुरुष और नागरिक अधिकार घोषणा पत्र की तर्ज पर महिला व नागरिक अधिकार घोषणा पत्र तैयार किया। तो जैसे नागरिक अधिकार
घोषणा पत्र उन्होंने बना रखा था, तो महिलाओं ने अपना शुरू कर दिया कि लो भाई, कोई हमें नहीं दे रहा वहाँ पे अधिकार, लो हम अपना खुद बना लेते हैं। और महिला अधिकारों के लिए आवाज़ उठाई। आतंक राज के दौरान सरकार ने महिला क्लबों को बंद करने और उनकी राजनीतिक गतिविधियों पर प्रतिबंध लगाने वाला कानून लगा दिया। तो लो, जब आतंक का राज चल रहा है तो यही हुआ, जैसा होता है कि उनकी जो भी वो अपने लिए कुछ भी कर रही थी, जो उनके क्लब थे उनको बंद कर दिया, और जो भी उनकी राजनीतिक गतिविधि थी सब पे प्रतिबंध लगा दिया। नेशनल कन्वेंशन ने इसके शासनकाल में ओलंप देगूज पर देशद्रोह का मुकदमा चलाया गया, और जो अभी हमने बताया ओलंप देगूज जो सबसे महत्वपूर्ण नेत्री थी उस टाइम की, उस पर देशद्रोह लगा दिया और उन्हें फांसी दे दी। अंततः सन 1946 यानी कि 1946 में फ्रांस की महिलाओं के लिए मताधिकार हासिल किया, यानी कि 1946 में औरतों को वोट डालने का भी अधिकार मिल सका। अब देखिए, 1947 में हमारा भारत देश आज़ाद हुआ था, तो उसके ठीक 1 साल पहले। ठीक है, चलिए अब हमने पढ़ लिया औरतों की स्थिति। अब देखते हैं दास प्रथा और क्रांति के विषय में। देखिए, दास प्रथा आप जानते हैं क्या होता है? जब कोई मनुष्य किसी मनुष्य को दास बना के रख लेता है, अपना नौकर बना के रख लेता है और उससे काम करवाता है, उसे बोलते हैं दास प्रथा, और वो उसके खिलाफ कुछ नहीं कर सकता, उसके नौकरी करनी पड़ेगी। उपनिवेशों में दास प्रथा का उन्मूलन जैकोबिन शासन के क्रांतिकारी सामाजिक सुधारों में से एक था। तो समझ रहे हो, जब उपनिवेशों में दास प्रथा का उन्मूलन यानी कि दास प्रथा जब खत्म हुई, तो जैकोबिन टाइम में हुई थी, तो जैसे सामाजिक सुधार वहाँ पे हुए, तो सबसे जो अच्छे सामाजिक सुधार थे, समाज के लिए अच्छा काम, उनमें से एक माना जाता है। और ये कब दास प्रथा का उन्मूलन हुआ? उन्मूलन यानी कि खत्म हुई कब हुआ? जैकोबिन शासनकाल में। कैरिबियाई उपनिवेश तंबाकू, नील, चीनी व कॉफ़ी जैसे वस्तुओं से महत्वपूर्ण आपूर्ति करते थे। और कहाँ से आपूर्ति करते थे? जो ये दास कहाँ किस लिए रखे थे? जो तंबाकू की फैक्ट्री है, नील है, चीनी है, कॉफ़ी, यहाँ पे इनके ये दास प्रथा का चलन था। अपरिचित व दूर देश जाने और काम करने के प्रति यूरोपियों की अनिच्छा से श्रम की कमी को यूरोप, अफ्रीका और अमेरिका के बीच त्रिकोणीय दास व्यापार द्वारा पूरा किया गया। तो जैसे कई लोग होते हैं जो देश दूर जाने और अपने जो काम करने की उनकी इच्छा नहीं होती, तो उसकी कमी को पूरा करने के लिए जो यूरोप था, अफ्रीका था और अमेरिका, उन्होंने एक त्रिकोणीय दास व्यापार बना लिया कि हम तुम्हें देंगे, तुम हमें दो, एक दूसरे की हेल्प कर रहे थे वो दास व्यापार में, है ना, दासों को देने में, है ना। दास व्यापार 17वीं शताब्दी में शुरू हुआ। फ्रांसीसी सौदागर अफ्रीका से स्थानीय सरदारों से दास खरीदते थे। अब देखो, मनुष्य की खरीद फरोख्त कैसे होती थी, और दास बना लिया जाता था। दास व्यापार पर निर्भर व्यापारियों के विरोध के भय से नेशनल असेंबली में कोई कानून पारित नहीं किया गया, और क्योंकि वो भी दास व्यापार पर ही निर्भर थी, और वो ये सोच रही थी अगर इन्होंने विरोध कर दिया जो ये हैं, तो जो भी उनको दास बना के रखते हैं, तो नेशनल असेंबली ने कोई निर्णय ही नहीं ले सकी, कोई कानून नहीं बनाया। उसको ये डर था ये हमारे खिलाफ क्रांति न कर दे। सन 1794 के कन्वेंशन ने फ्रांसीसी उपनिवेशों में सभी दासों की मुक्ति का कानून पारित किया। लेकिन कोई भी चीज़ हो, कितनी भी बुरी चीज़ हो, उसका अंत जरूर होता है। तो 1794 में हुआ, जो फ्रांसीसी उपनिवेशों में सभी दासों की मुक्ति मिलेगी, ऐसा कानून बन गया। 10 वर्ष बाद यानी कि 10 साल बाद नेपोलियन ने दास प्रथा पुनः शुरू कर दी। अब नेपोलियन जी आए, 10 साल बाद उन्होंने फिर शुरू कर दी। बगान मालिकों को गुलाम बनाने की स्वतंत्रता मिल गई, और बगान मालिकों को फिर से मिल गया कि फिर से हम दास बना सकते हैं। पहले तो उन्हें ये नहीं था, उनके पास ये मतलब कानून भी नहीं था, उनके पास ये अधिकार भी नहीं था। तो 10 साल बाद फिर यही आ गए उसी ढर्रे पे। सभी फ्रांसीसी उपनिवेशों से अंतिम रूप से दास प्रथा का उन्मूलन 1848 में हुआ। तो जो अगर इसके उन्मूलन की बात करें, ख़त्म होने की बात करें, तो एकदम से जब तक इसका सफाया हुआ, जब तक सन आ गया था आपका 1848। तो 1848 में क्या हुआ? अंतिम रूप से दास प्रथा को ख़त्म कर दिया गया।
चलिए अब देखते हैं फ्रांसीसी क्रांति तो हुई, हम तब से पढ़ते आ रहे हैं फ्रांसीसी क्रांति। अब इसकी विरासत देख लेते हैं, इसका क्या है, क्या मिला क्या नहीं मिला। स्वतंत्रता और जनवादी अधिकारों के विचार फ्रांसीसी क्रांति की सबसे महत्वपूर्ण विरासत थी। हाँ बिल्कुल, क्योंकि वो जनवादी यानी कि लोकतंत्रवादी, वो ऐसा चाहते थे कि जनता के हितों में ध्यान रखने के लिए और सबको स्वतंत्रता मिलनी चाहिए। तो एक ऐसा उनका विचार था जो हमारी महत्वपूर्ण विरासत हुई, क्योंकि सभी लोगों के बीच ये विचार आया। 1789 में सेंसरशिप की समाप्ति हुई, सेंसरशिप खत्म कर दिया गया। अधिकारों के घोषणा पत्र ने भाषण व अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को नैसर्गिक अधिकार घोषित कर दिया, है ना। तो जो अधिकारों का जो घोषणा पत्र बनाया था, तो उसने जो भाषण और जो अभिव्यक्त करते हैं, भाषण मतलब जो बोलते हैं, जो बता देते हैं, उसकी स्वतंत्रता को मान लिया गया ये आपका जन्मसिद्ध अधिकार है और आप इसको ले सकते हैं। ठीक है, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता मिल गई, उससे पहले इतनी स्वतंत्रता नहीं थी। ये विचार फ्रांस से निकलकर बाकी दुनिया में भी फैल गए, है ना। जैसे एक जगह आती है बात तो सब जगह पहुंचती है। बेशक उस टाइम इंटरनेट इतना ज़्यादा ना हो, बेशक इतने ज़्यादा मतलब एडवांस टेक्नोलॉजी ना हो, लेकिन कई चीज़ें होती हैं बहुत फैल जाती हैं। इनके कारण जो सामंती व्यवस्था का नाश हो गया, जो सामंत बने बैठे थे और लोगों को कर्जे में डुबोए रखते थे, तो वो चीज़ खत्म हो गई। औपनिवेशिक समाजों ने स्वतंत्रता के अपने आंदोलन में दास्ता के मुक्ति के विचार की नई परिभाषा दी। तो जो फ्रांसीसी क्रांति है उसमें जो समाजों में जो स्वतंत्रता आई और अपने आंदोलन में जो दास्ता है यानी कि जो दास बनाने की प्रथा थी वो ख़त्म हुई, तो इसको एक नया आयाम दिया, इसकी नई परिभाषा दी, एक नया सामाजिक सुधार के रूप में ये आया। तो बच्चों ये हमने वर्कशीट कर पढ़ ली है। अगर आपको थोड़ा सा भी डाउट है कहीं पे तो दोबारा पढ़ सकते हैं। देखिए 4 प्रश्न दिए गए हैं आपकी वर्कशीट के, चलिए कर लेते हैं। पहला प्रश्न थोड़ा सा वजनदार, कैसा, क्यों वजनदार? क्योंकि इसमें पूछा गया है फ्रांसीसी महिलाओं के लिए क्रांति का क्या अर्थ और महत्व था। तो क्योंकि आप जानती हैं महिलाएं क्या करती थी, तो फ्रांसीसी क्रांतियों के लिए महिलाओं की कई भूमिकाओं में देखा, उनमें राजनीतिक नेता, कार्यकर्ता और बुद्धिजीवी शामिल थे। उनकी मांग थी कि पुरुषों के समान उन्हें राजनीतिक अधिकार मिले। 1791 के संविधान में उन्हें नागरिक का दर्जा दिया गया। लड़कियों के लिए स्कूली शिक्षा को अनिवार्य किया गया। सबसे महत्वपूर्ण नेत्री ओलंपिक दे गूंज, जिन पर देशद्रोह का मुकदमा चला गया और फांसी दे दी गई। तो ये लिख देंगे आप प्रश्न नंबर 1 के उत्तर में। चलिए आ जाइए प्रश्न नंबर 2 पर। फ्रांस की राजनीति और व्यापार में दासों का क्या महत्व रहा? तो बच्चों ये भी थोड़ा सा बड़ा लिखना पड़ेगा, ये भी आपका 3 से 5 नंबर में आएगा। चलिए पढ़ लेते हैं। क्या दासों का क्या महत्व रहा? अपरिचित व दूर देश जाने वाले और काम करने के प्रति यूरोपियों की अनिच्छा से श्रम की कमी को यूरोप, अफ्रीका और अमेरिका के बीच त्रिकोणीय दास व्यापार द्वारा पूरा किया गया, है ना। ये तो आप जानते ही हैं, क्योंकि वो जो तीनों एक साथ मिले हुए थे और क्या करते थे, एक दूसरे के साथ ये दास व्यापार का धंधा कर रहे थे। दास व्यापार 17वीं शताब्दी से शुरू हुआ था। सन 1794 की कन्वेंशन ने फ्रांसीसी उसने सभी देशों की मुक्ति का कानून पारित कर दिया। तो ये हुआ 17वीं शताब्दी में, 1794 में। 10 साल बाद नेपोलियन जी आए, उन्होंने फिर से दास प्रथा शुरू कर दी। जो बागान मालिक थे उनको गुलाम बनाने की उसे स्वतंत्रता मिल गई। अंतिम रूप से दास प्रथा का उन्मूलन तो हुआ, लेकिन वो कब हुआ? 1848 में हुआ। तो ये लिख देंगे आप प्रश्न नंबर 2 के उत्तर में। इतना बड़ा तो लिखना ही पड़ेगा, ज़्यादा बड़ा नहीं है, लिखोगे समझोगे तो आपको समझ आ जाएगा। आसान है, थोड़ा सा देखने में बड़ा ज़रूर है। चलिए, फ्रांसीसी क्रांति के बाद कौन कौन से कानून बने जिनसे आम लोगों का जीवन बेहद आसान रहा या लोगों का जीवन प्रभावित हुआ, है ना। कौन कौन से जो आम लोगों मतलब क्या प्रभाव पड़े किन किन चीज़ों के? तो गुलामी प्रथा एक तो समाप्त कर दी और ऋण न चुकाने पर जेल भेजने संबंधी कानून समाप्त कर दिए गए। पहले कड़े वो थे नियम कि जो कोई ऋण नहीं चुका पाएगा, जो पैसा नहीं लौटा पाएगा, उसको जेल में भेज दिया जाएगा। तो वो चीज़ें ख़त्म हो गई।
गुलामी प्रथा भी समाप्त कर दी, सबसे बड़े पुत्र को उत्तराधिकार देने का कानून समाप्त कर दिया गया, पारिवारिक जीवन में समानता को स्थापना करी गई। समझ रहे हो, जो पहले चला आ रहा था अब ऐसा नहीं, योग्यता का आधार पर होगा। लड़कियों के लिए स्कूली शिक्षा अनिवार्य कर दी गई है, हमने अभी देखा भी था। विवाह को एक स्वैच्छिक अनुबंध घोषित कर दिया गया। तो ये थे इसके परिणाम, और इससे मानव जीवन पे क्या प्रभाव पड़ा आप जानते ही हैं। तो बच्चों, ये थी आज की आपकी वर्कशीट। वीडियो को लाइक करके जाना, सारे बच्चे चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे और अपने दोस्तों के साथ सब बच्चे शेयर करना और मुझे कमेंट लिख के बताना कि आपको वीडियो कैसी लगी। आपके कमेंट्स का मुझे हमेशा इंतज़ार रहता है। बच्चों, मौज करते रहिए, खूब सारा पढ़िए, खूब अच्छा खाइए, कोविड से बच के रहिए, बाहर घर से निकलिए मत, अगर निकलना पड़ता भी है तो पूरे प्रिकॉशन के लिए निकलिए। और सबसे ज़रूरी बात जो मैं आपको हमेशा कहती हूँ, आप खूब सारा पढ़िए जिससे असफलता आपकी शोर मचा दे। थैंक यू स्टूडेंट्स, हैव अ गुड डे।